नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रंजीत और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से को देखेंगे और एडिटोरियल में दो बड़े टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। पहला एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं श्रीलंका में जो सिविल वार हुआ था और उस समय में जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे। ठीक है, श्रीलंका में बहुत सारे तमिल लोग रहते हैं, पार्टिकुलरली जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, वेस्ट वाला हिस्सा है, उधर वाले हिस्से में भारतीय तमिल्स वहाँ पर रहते हैं। वो अपने अधिकारों को लेकर के, ठीक है, अपने क्षेत्र को लेकर के डिमांड कर रहे थे और यही डिमांड इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि वो एक वॉर का रूप ले लेती है। कुछ लोग हथियार उठा लेते हैं, कुछ लोग सेना के ऊपर हमला कर देते हैं और इस प्रकार से वहां पे सिविल वार चालू हो जाता है। अब सिविल वार खत्म हो चुका है। इसके अलावा वहां पर जो एक लिट्टे करके संगठन था, जिसको यहाँ की सरकार आतंकवादी संगठन बोलती है, उस संगठन को भी समाप्त कर दिया गया है। सिविल वार के दौरान जितने भी लोग मारे गए थे, लोग आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने एक न्यूज़ देखे थे कि वहाँ की सरकार इन लोगों को रोक रही है, कह रही है कि ये फिर से कहीं सक्रिय ना हो जाए, फिर से कहीं लिट्टे जैसा आतंकवादी संगठन न खड़ा हो जाए। मतलब हम लोग पहले से प्रिवेंटिव मेजरमेंट ले रहे हैं, ऐसा वहाँ की सरकार का, वहाँ की पुलिस प्रशासन का कहना है। और इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई हमें कोर्ट ने परमिशन दिया है। अब सिविल वार खत्म होने के बाद यहाँ के तमिल लोग, तमिल कम्युनिटी, तमिल माइनॉरिटी कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रही है। सेकेंड नंबर की बात यह है, अभी श्रीलंका की हालत कैसी है, कौन कौन से क्राइसिस वहाँ पर चल रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं वहाँ पर चल रही हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो दोस्तों, जो सेकेंड वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, इनका आज के समय में किस प्रकार से राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, इनके साथ में भी पॉलिटिक्स किया जाता है, इसके ऊपर हमको आज इस आर्टिकल में फोकस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, हम यदि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बात करते हैं, एक तरफ तो केंद्र सरकार अपनी मुट्ठी में लेना चाहती है कि भाई वाइस चांसलर हम बैठाएंगे, दूसरी ओर राज्य की सरकारें चाहती हैं कि वाइस चांसलर अपना आदमी बैठना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या है? इससे फायदा मिल सकता है नेताओं के रिश्तेदारों को, वो अपने लोगों को उस यूनिवर्सिटी में नौकरी दिला सकते हैं, एंट्री करा सकते हैं, क्योंकि वाइस चांसलर के पास में काफ़ी सारी पावर आ जाती है। इसलिए भी जो सरकारें हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा वाइस चांसलर के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहती हैं। इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल हैं कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ का, हायर एजुकेशन सिस्टम का राजनीतिकरण किया जा रहा है, आगे हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पार्टिकुलरली हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से इंडियन हायर एजुकेशन का हाइपर पॉलिटाइजेशन किया जा रहा है। हाइपर पॉलिटाइजेशन किया जाने का मतलब ये है, एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा राजनीति का यूज़ होने लगा है। नेता लोग अपने पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। यदि इंडियन हायर एजुकेशन में पॉलिटिक्स बढ़ती जाती है, इससे क्या होगा? इससे पहले नंबर की बात ये है, हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो खतरे में आ जाएंगे। इसके अलावा जो एकेडमिक प्रोफेशन है वो प्रभावित होगा, साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल लाइफ होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रभावित होने वाली हैं यदि इंडियन हायर एजुकेशन में पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भारतीय उच्च शिक्षा है, भारतीय जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, हमेशा से न्यूज़ में रहते हैं, हमेशा से इनका पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के समय में जो नेता लोग उभर कर के सामने आ रहे हैं, बोला जाता है कि इन्होंने अपना कॉलेज चालू किया, यूनिवर्सिटी चालू किया टू एडवांस देयर करियर एंड बिल्ड सपोर्ट। क्यों किया? ताकि ये अपने करियर में आगे बढ़ सकें एंड थोड़ा सा सपोर्ट इनको मिल सके।
सेकंड नंबर की बात ये है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, ठीक है, कुल मिलाकर के नई नई जगह में कॉलेज और संस्थाएं खोलना चाहती है, लेकिन वो ये भी ध्यान रखती है कि ये मेरे एरिया में है कि नहीं। मैं इस एरिया में खोलूँगा तो इस एरिया के लोग मुझे वोट देंगे। ऐसी जगह में, मतलब न्यू इंस्टीट्यूशंस ऐसी जगह में बनाए जा रहे हैं जो कि उनके लिए पॉलिटिकली एडवांटेजेस लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। बोला जा रहा है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वोटर्स की जो डिमांड है उनको पूरा किया जा सके, ठीक है। अलग अलग जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की उच्च शैक्षणिक संस्थाएं खोली जा रही हैं। मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से ये जो संस्थाएं खोली जा रही हैं वो गरीब लोगों के लिए रहे। वो ये ध्यान में रखते हैं कि वोटर्स लोगों ने डिमांड किए हैं, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा अगला जो प्रयास किया जाता है नेताओं के द्वारा वो है यूनिवर्सिटीज़ का नामकरण करना या फिर नाम चेंज करना, ठीक है। नाम ऐसे रखे जाते हैं कि लोगों को पसंद आए, लोग क्या चाहते हैं उनकी सोच के हिसाब से नामकरण किया जाता है, या फिर नाम बदले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़े समुदाय को प्रसन्न करने के लिए सब पॉलिटिक्स खेली जाती है। एक बात और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो होता है एकेडमिक अपॉइंटमेंट या फिर प्रमोशन। कभी कभी क्वालिटी के ऊपर नहीं देखा जा रहा है कि प्रोफेसर की क्वालिटी क्या है, वाइस चांसलर की क्वालिटी क्या है, प्रिंसिपल की क्वालिटी क्या है, इस चीज़ को नहीं देखा जाता है। मतलब जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है, उसके ऊपर क्वालिटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं बहुत सारे जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज होते हैं, ठीक है, इनके जो नॉर्म ऑफ एकेडमिक फ्रीडम होते हैं ये हमेशा से ही इनको फॉलो नहीं किया जाता है। इसके अलावा एकेडमिक फ्रीडम को लेकर के यह बोला जाता है कि जैसे हम यदि किसी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज की बात करते हैं तो जो एकेडमिक फ्रीडम का नॉर्म्स रहता है ना, उसको मजबूती के साथ में फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे कि जो टीचर्स रहते हैं वो काफ़ी केयरफुल तरीके से पढ़ाते हैं, केयरफुल तरीके से चीज़ों को लिखते हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्यवाही ना हो जाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनकी ऑटोनॉमी प्रभावित होती है। 7वें नंबर की बात यह है, जो इंडियन हायर एजुकेशन है, स्पेशली हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इंटरनेशनल नियम कानून को फॉलो करती हैं एकेडमिक फ्रीडम के लिए जनरल तौर पर। इसका मतलब ये है हमारे यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो लोग एकदम फ्री तरीके से टीच कर सकते हैं बिना किसी डर के, ठीक है, मतलब वो अपने व्यू रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में। इंटरनेशनल नियम कानून के हिसाब से यदि देखा जाए तो वो लोग अपना रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, रिसर्च जारी कर सकते हैं, साथ ही साथ वो स्पीक एंड राइटिंग कर सकते हैं पब्लिक फोरम में, मीडिया में। लेकिन भारत में ऐसा बड़े मुश्किल से हो पाता है क्योंकि सीधे सीधे सरकार के खिलाफ आलोचना करना, सरकार से रिलेटेड कुछ चीज़ें यदि वो लिख रहे हैं तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाती है। हम बात करें यदि फंडामेंटल पॉलिटिकल चेंज किस प्रकार से हुआ है, देखिए भारतीय जो हायर एजुकेशन है ना वो फंडामेंटल तरीके से, पूरी तरीके से कहना चाहिए, उसका राजनीतिकरण हो चुका है। लेकिन ये चीज़ हमारी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है ना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, चाहे वो एकेडमिक व्यवसाय हो, चाहे वो कहना चाहिए आपका इंटेलेक्चुअल लाइफ स्टाइल हो। लेकिन यदि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो इसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया का जो पोटेंशियल एकेडमिक पार्टनर्स हैं विल नोटिस दिस डिटेरियोरेशन इन एकेडमी and it may affect their decision at a time when India seeks to join the top level of global higher education। लेकिन उस समय में दिक्कत खड़ी हो जाती है जब भारत में हमारे लेवल का कोई विदेशी कोई संस्था उसके साथ में यदि जॉइंट एजुकेशन सिस्टम चलाना है तो,
यहाँ पर फिर भारत के जो नियम कानून है और वहाँ के जो नियम कानून अलग हो जाते हैं ना, यहाँ पर फिर लोगों को दिक्कत जाती है। आगे बहुत सारे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ऑफ चेंज देखने वाले हैं। पहले नंबर की बात तो वही वाइस चांसलर से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने कुछ कमेंट किया था कि आप जो है पॉलिटिकली अपॉइंट किए हैं वाइस चांसलर को, ठीक है, एंड रिसीव्ड मच क्रिटिसिज्म, और इस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फैक्ट वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी की ऑथोरिटीज़ है ना, पूरे दुनिया भर में रिप्लेस कर रही हैं यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को विथ पॉलिटिकली पिलेबल अपॉइंटीज। वो किसको बैठालना चाहते हैं उसी को बैठा रहे हैं। ऐसे आदमी को भी बिठाया जा रहा है जिसके पास में थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर कोई भी हायर एजुकेशन एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे आदमी को भी ये लोग वाइस चांसलर बना देते हैं। एंड बोला जा रहा है इस प्रकार से यदि लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है तो ये यूनिवर्सिटीज़ को रिसेप कर देते हैं विथ पॉलिटिकली अलाइड फैकल्टी। ये किनको फैकल्टी के तौर पर लेंगे? जान पहचान वाले को, ठीक है, जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, जान पहचान है। एंड बहुत सारे अदर चेंजेस भी ये लोग कर देते हैं। लेकिन यदि हम नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें, जैसे केरला जैसे राज्य की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब की बात करें, ये लोग क्या काम कर रहे हैं? ये जो केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है, स्टेट गवर्नर को चांसलर के तौर पर बना दिया जा रहा है स्टेट यूनिवर्सिटी की। जैसे छत्तीसगढ़ की यदि कोई यूनिवर्सिटी है तो उसका वाइस चांसलर चांसलर किसको बना दिया? यहाँ के गवर्नर को बना दिया, मतलब केंद्र सरकार ने अपना आदमी वहाँ पर बैठा दिया। लेकिन राज्य की सरकारें अब ये कोशिश कर रही हैं, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब की, भाई यहाँ पर सरकार अपना आदमी नहीं बैठा सकती, यहाँ पर हम हमारे हिसाब से आदमी बैठाएंगे, जिसके चलते चलते उनको पावर मिल जाती है कि वो वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ की जो एकेडमिक फ्रीडम है वो अंडर अटैक में चल रही है। पहले नंबर की बात यह है, सेल्फ सेंसरशिप से रिलेटेड है। तो एक और जो सबसे खतरनाक एस्पेक्ट है, डरावना एस्पेक्ट है, वो है सेल्फ सेंसरशिप का। ये आज के समय में कॉमन चीज़ बन गई है, स्पेशली सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़ के मामले में। अब आज के समय में ऐसा हो गया है, जो एकेडमिक्स वाले लोग होते हैं वो डर डर के पढ़ाते हैं, डर डर के अपने काम को पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो आप यदि इस प्रकार से अपने काम को पब्लिश करोगे डर डर के, ये आगे चल कर के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है स्टेट ऑथोरिटीज़ के लिए या फिर प्रो बीजेपी मीडिया के लिए। अब तीसरे नंबर की बात यह है, यदि आपने कंट्रोवर्शियल मटेरियल पब्लिश कर दिए हैं, ठीक है, एंड उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए भी वो जो है अफ्रेड होकर के पब्लिश करते हैं अपने कामकाज को, डर डर के अपने कामकाज को प्रकाशित करते हैं, ठीक है, अपनी रिसर्च को डर डर के वो लोग प्रकाशित कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? ना तो यूनिवर्सिटी साथ दे रही है, और दूसरे नंबर की बात ये है, आज के समय में जो प्रो बीजेपी मीडिया है ना, वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है। चौथे नंबर में यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, एक रेजिग्नेशन लेटर की हम बात कर रहे हैं, अशोका यूनिवर्सिटी को दिया गया था 2021 में। तो जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंस प्रताप भानु मेहता है, उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला था, देखिए, His public writing in support of a politics that try to honor constitutional value of freedom and equal respect for all citizens was perceived to carry risk for universities. उसका कहना था, देखिए, यदि मैंने कोई रिसर्च किया है, ठीक है, और मैं यदि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को सम्मान देना चाहता हूँ, साथ ही साथ फ्रीडम एंड इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ मैं ऑल सिटीजन्स को अपने कागज़ के माध्यम से, तो ये यूनिवर्सिटी के लिए खतरा पैदा करेगा, रिस्क लेकर के आएगा। साथ ही साथ में जो इंडियन हायर एजुकेशन प्रोफेसर समीना डलवाई हैं, एक फैकल्टी मेंबर हैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इनकाउंटर किया था एक ऑनलाइन सेमिनार कैंपेन रिसेंटली,
orchestrated by right-wing group alongside the lodging of a police complaint against her। अब यदि आप यहाँ पर किसी प्रकार का शिक्षा में हैं और यदि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ें कर रहे हैं तो लोग आपके ऊपर पुलिस कंप्लेन तक कर देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हम देख रहे हैं। मतलब जो स्टूडेंट है आज के समय में इनमें किस प्रकार का बदलाव हम देख रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली देखा जाए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने सस्पेंड कर दिया था एक पीएचडी के स्टूडेंट को। उसने एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, यदि हम प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम की बात करें, ठीक, पहले इसमें स्टूडेंट लोग ही हुआ करते थे। उनका क्लेम है कि भाई उनको जो सस्पेंड किया जा रहा है वो केवल और केवल उसने पार्टिसिपेट किया था एक प्रोटेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी स्टूडेंट पॉलिसी के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा था। ये चीज़ पसंद नहीं आई यूनिवर्सिटी को और उसने सस्पेंड कर दिया। अब जो सस्पेंड कर रहा है, यदि वो व्यक्ति अच्छा रहता, मतलब वो यदि केंद्र सरकार की तरफ से नहीं रहता तो शायद उसको सस्पेंड नहीं किया जाता। आगे हम हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सक्रिय होने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये जो ट्रेडिशनल कैंपस पॉलिटिक्स कंटिन्यू है, फिर भी जो राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है, पहले से कहीं ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। इवन ए ट्रेडिशनली लेफ्टिस्ट यूनिवर्सिटी सच एज जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक कि इस प्रकार जवाहरलाल यूनिवर्सिटी भी इस मामले में पीछे नहीं है। अब यहाँ पर नई चीज़ हमको क्या देखने को मिल रही है, आज के समय में स्टूडेंट रिपोर्ट कर रहे हैं कैंपस एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन देयर प्रोफेसर्स इफ़ दे डिसएग्री विद द कंटेंट ऑफ देयर क्लासेस एंड समटाइम्स दिस लीड्स टू फैकल्टी मेंबर्स बीइंग डिसिप्लिन्ड। अब टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को जा कर के बता रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा ये क्या पढ़ा रहा है भाई, डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन में पढ़ाइए आप। यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो जाती है। तो इस प्रकार का ट्रेंड आज के समय में हम इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में देख रहे हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप एक बात ध्यान रखिए, जो भारतीय हायर एजुकेशन है, ठीक है, और नॉर्मल पर्सन के ऊपर भी खतरनाक कंडीशन है। ठीक है, अब आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, ये चर्चा होने वाली है श्रीलंका के सिविल वार से रिलेटेड। पार्टिकुलरली यहाँ पर श्रीलंका में जो सिविल वार चला था, ठीक है, जहाँ पर दो जो ग्रुप है आपस में लड़ रहे थे, इसके चलते चलते सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे वो थे तमिल कम्युनिटी के पर्सन। तमिल कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हुए थे। आज भी ये लोग अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमें भी श्रीलंका के जैसे नागरिक हैं वैसे ही नागरिकों के समान ही हमको अधिकार मिलने चाहिए। यहाँ पर जो हम मेनली फोकस करने वाले हैं वो श्रीलंका के गृह युद्ध से रिलेटेड, इसके बाद श्रीलंका वर्तमान में कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहा है इसके ऊपर भी फोकस करने वाले। सबसे पहले हमें शॉर्ट में देखना है श्रीलंका के सिविल वार के ऊपर कि श्रीलंका का जो सिविल वार था कैसा रहा, कब कब ये घटना घटित हुई थी। देखिए 1948 में श्रीलंका अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। उसके बाद से ही यहाँ पर जातिगत संघर्ष कंटिन्यू रहा है। 2001 की जनगणना के हिसाब से यदि हम देखें तो श्रीलंका की जनसंख्या में 82% सिंघली लोग हैं, मतलब बौद्धिस्ट, 9.4% तमिल लोग हैं और 7.9% है श्रीलंकाई मूर। इसको आप बोल सकते हैं कि सिंघली लोग हैं 82%, तमिल हैं 9%, श्रीलंकाई मूर हैं 7.9%। अब जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था तो उस टाइम में ये जो सिंघली बौद्धिस्ट थे, तमिलों के प्रति जो ब्रिटिश पक्षपात हुआ करता था उसका विरोध करते थे। शुरू में तमिलों को इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन आज़ादी के बाद के सालों में उन्होंने तमिल प्रवासी बागान श्रमिकों को देश से विस्थापित कर दिया और सिंहल को आधिकारिक भाषा बना दिया।
इनको भगाने का कारण एक ही था कि हमारे लिए रोज़गार अवेलेबल नहीं रहेगा, रोज़गार के अवसर कम हो जाएंगे। एंड यहाँ की जो भाषा है सिंहली, पार्टिकुलरली बौद्ध लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। फिर आगे बोला जाता है कि 1972 में सिंहलियों ने देश का नाम सिलोन से बदल करके श्रीलंका कर दिया था और बौद्ध धर्म को राष्ट्र का प्राथमिक धर्म घोषित कर दिया। अब देखते हैं तमिल और सिंहलियों के बीच में जो जातिगत तनाव है, संघर्ष है, बढ़ने लगा। 1976 में वेलु पिल्लई प्रभाकरन के नेतृत्व में लिट्टे का गठन हुआ था। LTTE संगठन का गठन किया गया। इसने उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका, जहां अधिकांश तमिल निवास करते थे, यहाँ पर एक तमिल मातृभूमि के लिए इन्होंने प्रचार प्रसार चालू कर दिया कि हमको हमारे लिए तमिल के लिए जगह चाहिए। एक प्रकार से कह सकते हैं ये अपने लिए देश की डिमांड कर रहे थे। फिर 1983 में इस संगठन ने श्रीलंका की सेना की एक टुकड़ी पर हमला किया। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, 13 सैनिक मारे गए थे। इस घटनाक्रम से श्रीलंका में दंगे भड़क उठे, जिसमें 2500 तमिल मारे गए थे। फिर देखते हैं कि श्रीलंका के तमिल और बहुसंख्यक सिंहलियों के बीच में प्रत्यक्ष युद्ध चालू हो गया और भारत ने श्रीलंका के इस गृह युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई थी। मतलब यहाँ पर पॉलिटिक्स वाला समाधान प्रस्तुत करने के लिए 1987 में भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ठीक है। भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन पवन। तो भारत की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पवन। इसके अंतर्गत जो लिट्टे ग्रुप है उसको समाप्त करने के लिए श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स तैनात कर दी गई थी। हालांकि हिंसा बढ़ने के 3 साल बाद ही IPKF को वहाँ से हमने हटा लिए थे। ये हो गया यहाँ की सिविल वार के हिस्ट्री का पूरा ब्यौरा। अब हम बात करते हैं कि क्राइसिस समाप्त हो चुका है, अब कौन कौन सी चीज़ों को ये लोग फेस कर रहे हैं। जैसे कि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। अब यहाँ की इकोनॉमी जो है उतने अच्छे से नहीं आगे बढ़ रही है जिस हिसाब से, जिस दर से उसको आगे बढ़ना चाहिए था। मतलब जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। पॉलिटिक्स रिमेन पोलराइज्ड एंड फ्रॉट विदाउट ए पॉलिटिकल सेटलमेंट। यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स पोलराइज हो चुकी है। साथ ही साथ ये जो तमिल रहने वाले लोग हैं, तमिल पर्सन्स हैं, तमिल मिडिल क्लास फैमिली है, उनकी जो सोशल एस्पायरेशंस है, जो सामाजिक इच्छाएं हैं, वो कभी भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। आगे बोला जाता है कि यहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्शन का काम किया गया था इकोनॉमी को, वो रिकंस्ट्रक्शन का काम सफल नहीं हो पाया था। साथ ही साथ यहाँ के जो बैंक हैं, सुपरमार्केट हैं, वर बिल्ट अलोंग कारपेट रोड, even as plus hotels open for tourists and Tamil diaspora began visiting Jaffna town। तमिल डिस्पोरा कहाँ जा रहा है? जाफना टाउन की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन हम देखें, जैसे बैंक खोले गए हैं, सुपरमार्केट खोले गए हैं, ठीक है, कारपेटेड रोड के साथ साथ में, प्लस होटल खोले गए हैं, टूरिस्ट लोगों के लिए है ये सब। लेकिन तो तमिल लोग कहाँ जा रहे हैं? जाफना की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग इस कंडीशन से अपने आप को बाहर भी निकाल पाए हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग इस परिस्थिति पर काबू नहीं पाए हैं। इसका मतलब ये है, ये लोग यदि वहाँ गए हैं तो अच्छे से खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ श्रीलंका में हमने देखे हैं। जैसे कि ईस्टर टेरर अटैक हुआ था, मतलब बम फोड़ा गया था अप्रैल 2019 में। कोविड-19 का प्रकोप से पूरी श्रीलंका हिल गया। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी चल रहा है, इसने भी श्रीलंकन इंडिपेंडेंस को हिलाकर रख दिया है। सेकंड नंबर की बात यह है, यदि हम पूरी पॉपुलेशन वाइज बात करें तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो युद्ध को झेली है, ठीक है, निर्वासन को झेली है, एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना पड़ गया है। इसका सीधा सीधा जो असर है ना,
बच्चों का जो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सब के ऊपर पड़ता है। तीसरे नंबर की बात आउट माइग्रेशन को लेकर के यहाँ पर बोली जा रही है कि अब यहाँ पर रोजगार का कोई साधन ही नहीं है तो लोग यहाँ पर रुक कर के करेंगे क्या। चौथे नंबर की बात जो बोली जाती है, यहाँ पर जो तमिल डिस्पोरा रहता है, ठीक है, ये किस प्रकार से अपने आप को रिवाइव कर पाएगा, रिवाइव करने वाला है। बहुत सारा यहाँ पर कहना चाहिए लोगों ने हेल्प करने की कोशिश करी है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फंड है यहाँ पर वो बहुत ही कम है जो कि इस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सके। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल डोनर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर चले हैं, ये फोकस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन इसने भी बहुत कम रिवाइव कर पाया है लोकल इकोनॉमी को। अगला जो प्रयास लोग किए हैं वो है इंडिविजुअलाइज असिस्टेंट बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जैसी संस्थाओं ने भी यहाँ पर पैसा दिया है, लेकिन इससे केवल और केवल जो फैमिलीज है वो एम्पावरमेंट नहीं, डिस एम्पावरमेंट हुई है एंड ट्रैप्ड देम इन डिपेंडेंस, और अब ये लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं, बहुत सारी जो फैमिलीज हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं, ठीक है, ये प्रीडेटोरी माइक्रो फाइनेंस डेब्ट में डूब चुकी हैं। कंडीशन इतनी ख़राब है कि बिना कर्जा लिए आप कर्जा को भी नहीं पटा सकते और अपना पेट भी नहीं पाल सकते। तमिल पॉलिटिक्स किस प्रकार से बात करती है, ठीक, तमिल पॉलिटिक्स में लोकल लाइवलीहुड का मुद्दा उठना चाहिए, एज दे आर बिहोल्डन टू देयर क्लास एंड सोशल इंटरेस्ट विच वन फुट इन द तमिल डिस्पोरा। अब यहाँ के जो नेता लोग हैं वो इंटरनेशनल समुदाय को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, इस प्रकार के भाषण वो लोग यहाँ पर देते रहते हैं। आगे यदि हम बात करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ के लोग बाहर कमाने गए हैं, पैसे भेज रहे हैं, अपनी फैमिली अच्छे से रह रही, केवल और केवल इतनी चीज़ हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अब जो माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ की, उनका किस प्रकार से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, पोलराइजेशन किया जा रहा है। यदि हम इस वार की यात्रा की बात करें, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रेजेडी की बात करें, तमिल जहाँ रहते हैं वहाँ की, तो ये जो राजपक्सा की जो रिजीम है, ठीक है, इसके ऊपर ब्लेम किया जाना चाहिए। एकदम हाई राष्ट्रवाद विक्ट्री सेलिब्रेशन आपने किए हो, कंटिन्यू मिलिटराइजेशन किए हैं, वल्गर प्रोजेक्शन किए हैं सिन्हला बुद्धिस्ट नेशनलिज्म का, तो इसके लिए आप सीधे सीधे इन्हीं को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। यहाँ जो पोलराइजेशन किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ध्रुवीकरण जो किया जा रहा है यहाँ के लोगों का, इससे तमिल के जो राइट्स हैं वो प्रभावित होते हैं। सरकार इनके प्रति अटेंशन नहीं दे पाती है, ठीक है। जिस प्रकार से आप देखेंगे ना, जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम है, बास्क इन फीबलिंग विक्टिम्यूड एंड इंटेंडेंट फेथ इन इंटरनेशनल कमिटी के ऊपर से इन लोगों का अब विश्वास उठते जा रहा है। यहाँ के जो नेता लोग हैं आगे जो अगला प्रयास करते हैं वो यही रहता है कि भाई जो इंटरनेशनल समुदाय है हम उसके पास जाएंगे, उससे आप लोगों के लिए सहायता मांगेंगे, ऐसा यहाँ के नेता लोग बोलते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाए तो आखिर कितनी सहायता इंटरनेशनल लेवल पर किसी कंट्री की हो सकती है, सोचने वाली बात ये है। तीसरे नंबर की बात ये है, पावर का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, पावर का डिवोल्यूशन होना चाहिए, पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ भी हमको कोलंबो में देखने को नहीं मिली है। 2015 में रिजीम चेंज भी हुई थी, लेकिन इस रिजीम चेंज होने से भी यहाँ की जो तमिल माइनॉरिटी है ना, उसको कोई खासा फ़ायदा नहीं मिल पाया। फिर 2013 में बोलते हैं कि इन लोगों ने चुनाव भी लड़े थे, काय का पहले नंबर का नॉर्दर्न प्रोविंशियल काउंसिल का चुनाव भी लड़े, लेकिन ज़्यादा समय तक आप टिक नहीं पाए थे और ना ही तमिल लोगों के लिए कुछ खास चीज़ें हो पाई थी। श्रीलंका की सोशल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। यहाँ पर जातिवाद, ठीक है, एंड एरोगेंस ऑफ पॉलिटिकल इलाइट
कहाँ पर, कोलंबो में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ अब तमिल पॉलिटिकल लीडरशिप में भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो इन लोगों को संभाल पाएगा। मुस्लिम रिलेशंस की बात करें, मुस्लिमों के साथ इनके जो रिलेशन है वो भी उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उस समय में जो ग्रुप बना था ना लिट्टे का अक्टूबर 1990 में, इसने क्या काम कर रहा था, मुस्लिम लोगों को इवेक्टेड कर दिया था वहाँ से। बोला था कि हम जो है हमारे लोगों को अभी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगला जो समुदाय है वो है मलया तमिल। तो ये जो मलया तमिल हैं, ये लोग भी तो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट को फेस किए हैं उस समय में, जब नॉर्थ में प्लांटेशन का काम चल रहा था। ठीक है, अब ये लोग जब डिस्प्लेस हुए हैं ना, तो ये भी खुश नहीं है सरकार से मतलब इतना पैसा देना चाहिए था, इतना पैसा नहीं दिया, हमको घर बना के देना चाहिए था, हमको घर नहीं बना के दिया, हमको खाली डिस्प्लेस कर दी है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। अब जब ये लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो गए हैं ना, अब ये बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहे हैं। एंड मैनी ऑफ दिस डे रिमेन लैंडलेस और सेटल्ड इन लैंड अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। मजबूरी में उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर कोई रहता नहीं है, ऐसी जगह जो कि एग्रीकल्चर के योग्य नहीं, मजबूरी में उनको रहना पड़ जा रहा है। जाफना में कास्ट ऑपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को हमको मिलता है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया है। किसको लेकर के, वोटिंग से रिलेटेड डेटा आपने पब्लिश क्यों नहीं किए हैं, वेबसाइट पर आपने डालने में देरी क्यों की है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन पूछा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने आवेदन दिया था। ठीक है, इसके आवेदन में मतदान परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज का खुलासा करने में ईसी ने देरी दिखाई थी, और ये देरी ठीक नहीं है, और इसी को लेकर के इन्होंने याचिका दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। मतलब लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के आंकड़ों का खुलासा मतदान समाप्ति के 11 दिन बाद आपने किए, सेकेंड चरण का खुलासा आपने 4 दिन बाद किए हैं, ऐसा क्यों, इतना टाइम आप क्यों लगा दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो जो मतदान समाप्ति के तुरंत बाद जारी जो अस्थायी मतदान परसेंटेज के मुकाबले अंतिम मतदान परसेंटेज के आंकड़ों में 6% की वृद्धि हमको देखने को मिली है। अब देखिए, इसमें हो सकता है कि भाई आप जो डाटा डालने में लेट कर रहे हैं ना, तो उसी दौरान में कुछ छेड़छाड़ आप कर दें, इसलिए तो बोला जा रहा है। देखिए 19 और 26 अप्रैल को 2 चरण में जो मतदान हुआ था, इसके तुरंत बाद ईसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी अनुमानित मतदान परसेंटेज के आंकड़े हैं उसको जारी किए गए थे। जैसे कि पहले चरण में 60%, दूसरे चरण में शाम 7 बजे तक 60.96% थे। इसके बाद 30 अप्रैल को प्रकाशित संशोधित आंकड़ों में दोनों चरणों के लिए कुल मतदान के आंकड़े 66.14 और 66.71 रहे। मतलब 6% का अंतर आप कैसे दिखा दे रहे हैं। हालांकि अंतिम दिन जो वोटिंग होती है ना, वो वोटिंग का परसेंटेज हमको हमेशा बढ़ा ही मिलता है, क्योंकि मतदान की जो पार्टी होती हैं उनको फिजिकल रूप से इलाकों में दूर दराज के मतदान केंद्रों से लौटने में समय लगता है। हो सकता है इसलिए आपने क्या काम किए हैं, डिले कर दिए हैं।